गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपनी ऑर्गेन की जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गुरुज हनुमान सर एंड ऑलमाइटी। सो फ्रेंड्स, एफोरिज्म नंबर 3-4 हमने सीखा कि इम्पोर्टेंस क्या है, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, नॉलेज ऑफ डिजीज। तो आज हम सीखेंगे कि हनुमान सर क्या बोल रहे हैं कि डिजीज कितने प्रकार के हैं और उसको कैसे लेना है। हमने आज तक जाना है बहुत सारे मायाजम्स है, बहुत सारे डिजीज है, बट हनुमान सर हैज टोल्ड ओनली फ्यू थिंग्स। तो बहुत ज्यादा हमने कॉम्प्लिकेट नहीं करके इसको अंडरस्टैंड करना है। तो एफोरिज्म नंबर 5, useful to the physician in assisting him to cure are the particulars of the most probable exciting cause of the acute disease। तो पहला क्या बोला कि acute disease में क्या लेना है, क्योंकि हनुमान सर हैड ओनली डिवाइडेड डिजीज इन टू पार्ट्स, acute एंड chronic। बस उन्होंने उससे ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं किया है। तो पर्टिकुलर्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ द acute डिजीज, यानी पर्टिकुलर्स। acute डिजीज कोई है, अगर पेशेंट आपके पास फीवर लेके आया, टॉन्सिल टॉन्सिलाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डेंगू फीवर, टाइफाइड फीवर, न्यूमोनिया, एनी टाइप ऑफ फीवर, तो उसमें पर्टिकुलर क्या है, एक एक्साइटिंग कॉज कि इस बंदे की लाइफ में अगर आज बुखार आया तो कल क्या हुआ, ये 2 दिनों में उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या फील किया, कहाँ उसकी इंसल्ट हुई, कहाँ उसको डर लगा, कहाँ उसको दुख हुआ, कहाँ उसको गुस्सा आया। तो कहाँ पे वेदर चेंज हुआ, सडनली चेंजेस ऑफ एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर, कहाँ पे उसका इम्यून सिस्टम डाउन हुआ तो उसको इन्फेक्शन लग गया, फीवर आया। तो ऐसे ही तो कुछ होता नहीं है। तो इसके पीछे का एक्साइटिंग कॉजेज क्या है, एक्साइटिंग कॉजेज हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, हनुमान सर ने बहुत ब्यूटीफुली समझाया है। तो मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ द acute डिजीज, पर्टिकुलर्स ऑफ, यानी दूसरा कि अक्यूट में हम देखते क्या है कि ये क्यों हुआ, एलिमेंट्स फ्रॉम एक्साइटिंग कॉज। सेकंड थिंग, सेकंड हम क्या देखते हैं कि इसके अक्यूट में चेंज क्या आया, कि ये रूटीन में तो ऐसा चल रहा था, अभी बुखार आने के बाद क्या हुआ, इरिटेबल हो गया, डल हो गया, सोने लग गया है, इसकी थर्स्ट, प्यास बढ़ी है, कम हुई है, भूख कैसी है, टेस्ट बिटर लग रहा है, पानी पानी लग रहा है, सोए जा रहा है, बड़बड़ किए जा रहा है, या फिर क्या चेंज क्या है कि उसको जो पहले था नॉर्मल कंडीशन में उससे अभी क्या चेंज आया, उसमें पर्टिकुलर क्या है। अगर टॉन्सिलाइटिस है तो अगर पेनफुल है ओके, पर अगर पेनलेस है तो अलग हो गया। तो ऐसे हमें अक्यूट में हर एक जो भी डिजीज स्टेट क्रिएट होती है उसको हमें डिटेल में लेना है, उसमें पर्टिकुलर क्या है, एक्साइटिंग कॉज क्या है, यानी डिस्पोजिशन, एलिमेंट्स फ्रॉम एंड पर्टिकुलर डिजीज सिम्टम्स। तो अगर हमने इसकी टोटालिटी अच्छे से बना ली देन वी कैन टैकल एनी अक्यूट, एनी मीन्स एनी अक्यूट। इसके साथ क्या हुआ, जो भी पेशेंट आता है अक्यूट में, सो यू हैव टू आस्क कि 2 दिन से चल क्या रहा है, तुझे गुस्सा कहाँ आया, तुझे डर कहाँ लगा, देन फिर उसका एक टोटालिटी बना लीजिए और यू कैन हैंडल दिस केस as also the most significant points in the whole history of the chronic disease. Particulars of the most probable exciting cause of acute disease in acute, and second is chronic disease. तो chronic disease में क्या important है, most significant points in the whole history of chronic disease to enable him to discover its fundamental cause। वो क्या करेंगे, significant जो points है उसकी life की whole history के, वो फिजिशियन को सक्षम करेंगे किस बात के लिए, कि उसका फंडामेंटल कॉज क्या है। फंडामेंटल कॉज क्या दिया है हनुमान सर ने, मायाजम्स, मायाजम्स आर द फंडामेंटल कॉज।
तो सोरा है, साइकोसिस है, सिफिलिस है, कौन सा मायाजम है, किसने इसको बीमार किया है, टू एनेबल हिम टू डिस्कवर इट्स फंडामेंटल कॉज विच इज जनरली ड्यू टू क्रॉनिक मायाजम्स। ठीक है। In this investigations, the ascertainable physical constitution of the patient, यानी कि ascertainable physical sorry friends, इन दिस इन्वेस्टिगेशन यानी कि ये इंक्वायरी में हमें क्या हेल्पफुल रहेगा, एसरटेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि स्पेशली व्हेन डिजीज इज क्रॉनिक, कि हम जो पेशेंट की आइडेंटिटी है, हम जो पेशेंट में कुछ अलग है, जो पेशेंट की डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हम, और उसकी लाइफ की फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो बंदा है इसको परस्पिरेशन कहाँ पे है, या कुछ स्पेसिफिक फिजिकल एसरटेनेबल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हम सिर्फ इतना नहीं बोल सकते कि इसका शरीर ऐसा है तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पार्ट्स मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, फिजिकल बॉडी, मेंटल मेकअप, ये सब मिला के जब हम जिस कंसिडर करते हैं उसको बोलते हैं हम फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसकी अंदर एसरटेनेबल यानी आइडेंटिफाई हो सके ये सब पॉइंट्स कैसे है, कौन कौन से है। हिज मोरल्स एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, कि उसकी मोरल कैसे है, उसका इंटेलेक्ट कैसा है, हाई मोरल है, लो मोरल है, यानी कि ये बंदा है कैसा है। मोरल्स यानी कि एक जो है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है क्योंकि मेरी फर्ज है तो मैं ले रहा हूँ, वो हाई मोरल की बात हो गई। दूसरा मोरलिस्टिक क्या है कि एक आते जाते चोरी करेगा, मारेगा, या फिर जो बोलते हैं ना हम, क्रूअल रहते हैं जो लोग कि एनिमल्स को भी मारेंगे, या फिर लोगों को नुकसान पहुंचाना, रिवेंज लेना, मर्डर करना। तो ये सब जो पार्ट है ये मोरल्स के पार्ट है। कुछ कुछ लोग तो के मोरल्स बहुत अच्छे रहेंगे कि सबको हेल्प करेंगे, अफेक्शनेट रहेंगे। तो ये जो पार्ट है ये मोरल्स के पार्ट है। इंटेलेक्चुअल, ये बंदे का इंटेलेक्ट कैसा है, तो कैसे पता चलेगा कि इसका इंटेलेक्ट कैसा है, वो काम क्या कर रहा है। अगर लेबरर है पूरा तो वो इतना इंटेलेक्ट नहीं होगा। अगर वो बिजनेसमैन है, और बिजनेस में तो क्या बिजनेस कर रहा है, कितनी इसकी नेटवर्थ है, कहाँ उसने जर्नी शुरू की थी, आज वो कहाँ पर है, बिजनेस उसने खुद अपने ओन चालू किया है कि उसको बाय हैंड मिला है। तो फ्रेंड्स, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर्स हम कैसे पता कर पाएंगे, उसकी ये उसकी जर्नी जान के ही, कि उसकी लाइफ में वो कहाँ से कहाँ पहुंचा है। या कोई कोई लोग रहेंगे वो सालों से वही एक ही जॉब करते हैं, कोई कोई बढ़ेंगे 4 साल 2 साल जॉब करेंगे, छोड़ देंगे, बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे। कोई कोई साइंटिस्ट रहता है, कोई कोई हम देखते हैं डॉक्टर रहता है, कोई कोई इंजीनियर है, तो इंजीनियर ने भी वो क्या कर रहा है, वो कितने कौन सी पोस्ट पर है। हिज ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन यानी जैसे हमने इसमें ही बात आ गई इंटेलेक्चुअल, तो जैसा उसका इंटेलेक्ट वैसा उसका ऑक्यूपेशन। मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स, यानी कि उसका मोड ऑफ लिविंग कैसा है, कि वो कौन सा कैसी लाइफ जी रहा है, वो पॉवर्टी में है, वो रिच लाइफ जी रहा है, वो क्या खा रहा है, कैसे जी रहा है, उसकी लाइफ हम बोलते हैं एडिक्शन में जा रही है या अच्छा जी रहा है। वो हैबिचुअल पर्सन बोलते हैं ना हम, जो जिसका लाइफ कैसे है, सेडेंटरी लाइफ में है, कि वो एक्टिव है, उसके फ्रेंड्स कौन है, वो क्या कर रहा है। हैबिट्स, कि हैबिट्स यानी सिर्फ हम बोलते हैं कि हाँ इसको ये पसंद है तो वो उसकी हैबिट हो गई, नहीं। हैबिट्स यानी उसकी आदतें क्या क्या है, तो वो कौन देगा, पेशेंट बोलेगा या उसके रिलेटिव्स बोलेंगे कि ये आदत इसकी है। एक एक एडिक्शन आ गए सारे उसमें। फिर और आ जाता है उसकी फिक्स बिलीफ, कि जिसके कारण वो, कि हाँ साफ सफाई करना तो इसकी आदत है, परफेक्शन इसकी आदत है। और आ जाता है हिज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस, कि वो सोसाइटी में और डोमेस्टिक घर में वो कैसे जी रहा है, उसके रिश्ते सबके साथ कैसे है। कोई कोई इंसान के रिश्ते अच्छे होते ही नहीं है, कोई कोई इंसान कभी रिश्ते बिगाड़ता ही नहीं,
उसको लगता है रिश्ते रहेंगे तो हमें सपोर्ट रहेगा, किसी किसी को लगता है क्या जरूरत है रिश्तों की, कहीं कहीं पर भी भिड़ लेगा, किसी का भी इंसल्ट कर लेगा, किसी के साथ भी झगड़ा कर लेगा। हिज एज, एज यानी उसकी उम्र कितनी है, ये बंदा इस एज में इतनी मैच्योरिटी में दिखता है क्या? अगर कोई पर्सन 45 का है पर अभी भी वो ऐसे बचपनों जैसी कि उसको हमेशा वाइफ का सपोर्ट चाहिए, तो हमें देखना है कि इसकी एज के हिसाब से इसका बिहेवियर अप्रोप्रिएट है। इफ यस देन इट्स ओके, इफ नो देन दिस इज द सिग्निफिकेंट पॉइंट। तो हमें देखना है कि सिग्निफिकेंट पॉइंट कौन कौन से इसकी हिस्ट्री में। इसकी लाइफ में अगर सोशल डोमेस्टिक रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो क्यों अच्छे नहीं है? अगर भाइयों भाइयों में झगड़ा हुआ तो प्रॉपर्टी के कारण झगड़ा हुआ, या किसी ने कुछ बोल दिया, इंसल्ट कर दिया, बैड वर्ड्स के कारण झगड़ा हुआ, तो ये जो है जिसके बाद बीमारी शुरू हुई, तो हमें देखना है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी कभी बच्चों में देखते हैं स्कूल चेंज हुई, फ्रेंड्स बदल गए, तो वहां से इसका ये फर्स्ट आता था, अभी ये इसके इतने परसेंटेज नहीं आ रहे हैं, घर चेंज किया या फिर किसी का शहर चेंज हुआ तो वो नए शहर में एडजस्ट ही नहीं पाया, एडजस्ट ही हो नहीं पाया, तो फिर हमें देखना है कि ये उसकी लाइफ का सिग्निफिकेंट पॉइंट है, तो हमें पकड़ना है कि वहां उसने क्या फील किया। तो फ्रेंड्स, और आता है सेक्सुअल फंक्शन। तो ये पार्ट हम बहुत कम लेते हैं क्योंकि सोशली हम इतना पूछते नहीं, बट वी शुड आस्क, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां सेक्सुअल हाइपर इंटेलिजेंस से भी होती है, बहुत सारी बीमारियां सेक्सुअल सप्रेशन भी, रिप्रेशन से भी होती है, सेक्सुअल डिजायर रिप्रेस हुई, तो हम ये कहाँ पूछ सकते हैं? अगर न्यूली मैरिड लेडी है तो आप पूछो हस्बैंड बिजी है, टाइम दे रहा है नहीं दे रहा है, तो अगर नहीं दे रहा है, बहुत वर्काहॉलिक पर्सन है, तो वहां उसकी सेक्सुअल डिजायर रिप्रेस हुई, तो वो उसको बीमारी पैदा करेगा ही करेगा। और अगर ओल्ड एज में सेम सेक्सुअल डिजायर रिप्रेस होती है, पार्टनर की डेथ हो जाना, वहां पे सेक्सुअल उसका जो है रिप्रेशन हुआ, पार्टनर का अलग रहना, क्योंकि हम ज्यादातर सोसाइटी में देखते हैं कि वाइफ गांव में रहती है, हस्बैंड शहर में काम करने चला जाता है, तो वहां दोनों की सेक्सुअल डिजायर रिप्रेस है। फिर आप देखेंगे वहां साइकेट्रिक इलनेस आपको मिलेगी, हाइपोकॉन्ड्रियक इलनेस आपको मिलेगी, हिस्ट्रिकल इलनेस आपको मिलेगी, और बहुत सारे जो डिजीज है। तो हमें देखना है ना कि इसकी लाइफ में सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या है जो इसको परेशान कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब जब हम कंसिडर करेंगे तब हम एक क्रॉनिक डिजीज का एक पोर्ट्रेट बना पाएंगे पेशेंट का, और वो पोर्ट्रेट को पकड़ के उसकी लाइफ के सिग्निफिकेंट पॉइंट को पकड़ के फंडामेंटल जो कॉज है, जो मायाजम है, वो मायाजम को पकड़ के अगर हम मेडिसिन देंगे तो वो डेफिनेटली उसको काम करनी ही करनी है। तो हमें हर एक पहलू को, पेशेंट की जीवन के हर एक पहलू को डिटेल में पूछना है, वो लाइफ को जानना है। सिर्फ स्पेसिफिक मेडिसिन या आपका नेचर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, उससे पेशेंट ठीक नहीं होगा फ्रेंड्स। उसकी लाइफ का सिग्निफिकेंट पॉइंट को पकड़ो, कहाँ से ये डिजीज जर्नी शुरू हुई, डायबिटीज कब आया, उस टाइम लाइफ में क्या चल रहा था, क्या सिग्निफिकेंट इंसिडेंस हुआ, सोसाइट सोशली हुआ, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हुआ, उसकी मोड ऑफ लिविंग कुछ बिगड़ी, उसका ऑक्यूपेशन कुछ डिस्टर्ब हुआ, या उसका उसके साथ कुछ गलत हुआ, उसने अपने मोरल्स छोड़े, क्या हुआ, उसका पार्टनर डेथ हुई, क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रेशन हुआ। सो वी हैव टू कंसिडर होल पॉइंट्स, most significant points in whole history of chronic disease. So friends, aphorism number 5 is very important. Please आप उसको 2 बार पढ़िए और अप्लाई करिए। थैंक यू वेरी मच।